एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 वाले बुक का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप रेलवे एस्पायरेंट हैं तो आपको भली भांति इस बुक के बारे में पता होगा। इसमें रेलवे के लगभग 3300 से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2018 से 22 के बीच, वो सारे सवाल आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो आज से प्रत्येक दिन इस बुक से एक सेट का सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बुक में मोस्टली क्वेश्चन 2022 वाला ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है या फिर NTPC CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है, वो सारे सवाल आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की इस सेशन में हम लोग सेट 1 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की इस सेशन में हम लोग सेट 1 को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सेट 1 है, ये 17/8/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ग्रुप डे वाला 2022 वाला। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट सेट में कुल मिलाकर 29 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्चुअल भी सॉल्व करेंगे और कैसे सेकेंडों में उड़ाया जा सकता है वो तरीके भी हम लोग देखने वाले हैं। आइए पहला सवाल को देखिएगा। सवाल में कहा है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की तिगुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी होगी, ये आपको बताना है। अब देखिए, इस सवाल में जो कंसेप्ट यूज किया गया है वो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, दो व्यक्तियों की उम्रों का अंतर जो होता है वो कभी बदलता नहीं है, हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि अभी आपके और आपके बड़े भाई के उम्र का अंतर जो है वह 30 साल है। तो अब से 10 वर्ष बाद भी आपके और आपके बड़े भाई के उम्र का अंतर जो होगा वह 30 साल ही होगा। अब से 5 साल पहले भी आपके और आपके बड़े भाई का उम्र का अंतर जो होगा वह 30 साल ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलता है। तो यही कंसेप्ट हमें बेसिकली इस सवाल में यूज करना है। कहा दो व्यक्तियों की आयु में जो अंतर है वो 30 साल है। यदि 5 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की तिगुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी होगी, ये आप बताइए। देखिएगा पहला सवाल देखिएगा। जिसे बड़े व्यक्ति को हम A से जानते हैं और छोटे व्यक्ति को मैं B से जानता हूँ, ठीक है। अब कहा 5 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की तिगुनी थी। तो 5 साल पहले छोटे व्यक्ति की आयु अगर 1 साल होगी तो बड़े व्यक्ति की आयु जो होगी वह 3 साल होगी। होगा कि नहीं होगा? अब आप हमें ये बताइए कि 5 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु और छोटे व्यक्ति की आयु में अंतर कितने साल का होगा? तो आपको हो गया अनुपात में 2 साल का होगा। लेकिन वास्तव में कितने साल का अंतर है दोनों भाई के उम्रों में? तो 30 साल का है कि नहीं? तो अनुपात 2 का मान अगर 30 के बराबर है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 15 साल के बराबर होगा। अब अनुपात 1 का मान अगर 15 साल के बराबर है तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए छोटे व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी होगी। देखिए, ये जो उम्र का अनुपात लिखा गया है ये 5 साल पहले के उम्र का अनुपात लिखा गया है कि नहीं है? वर्तमान में आने के लिए इसमें भी आप 5 साल जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि छोटे व्यक्ति की उम्र वर्तमान में जो उम्र होगी वह कितने साल की होगी? 20 साल का होगा। यानी छोटे व्यक्ति का उम्र जो होगा प्रेजेंट में वो कितने साल का होगा? 20 ईयर का होगा। लेकिन यदि सवाल में पूछता कि बताइए बड़े व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो अनुपात 1 का मान 15 होगा तो 3 का मान जो होता हुआ कितना होता? 45 होता। लेकिन अगर वर्तमान पूछता, अच्छा ये अनुपात 1 का मान 15 है तो अनुपात 3 का मान जो होगा वह 45 होगा। यानी अब से 5 साल पहले बड़े व्यक्ति का उम्र जो था वह 45 साल था। तो अभी वर्तमान में कितने साल का होगा? तो बस इसमें 5 साल आप ऐड कर दीजिए तो वर्तमान में बड़े व्यक्ति की उम्र जो होगी वह 50 साल होगी। और यही सवाल का उत्तर है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर के लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। पूर्णतः मापा जा सकता है मतलब वह अधिकतम लंबाई आप बताइए। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। मतलब हमें इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है? HCF पूछा जा रहा है।
अधिकतम कहने का मतलब होता है HCF, है कि नहीं है। मतलब सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो मीटर में आपको दे रखा है उन सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आंसर में जो भी ऑप्शन में जो भी दिया गया है वो सारे के सारे सेंटीमीटर में लिखा गया है। तो सबसे पहले यूनिट को चेंज कर दीजिए। देखिए 5 मीटर कहने का मतलब होता है 500 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 मीटर कहने का मतलब होगा 500 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर कहने का मतलब होगा 525 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, है कि नहीं है। यानी कि 5 मीटर, देखिए 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर कहने का मतलब होगा 525 सेंटीमीटर। ये बात आपको अच्छे से पता है। सिमिलरली आगे दिया गया है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में 700 सेंटीमीटर बोलेंगे, और इधर 35 सेंटीमीटर है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 735 सेंटीमीटर। 735 सेंटीमीटर। आगे लिखा है 4 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इसे हम लोग बोलेंगे 400 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। और इधर 90 सेंटीमीटर, तो 490 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 4 मीटर 90 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो इसे आप लिख सकते हो 490 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। अब इन्हीं सब का अपने को HCF चाहिए। ये जो 525 सेंटीमीटर है, 735 सेंटीमीटर है और 490 सेंटीमीटर है, इन सब का अपने को HCF चाहिए। अब HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये कीजिए क्या कि दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच का अंतर आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा। देखिए ये है 525 और ये है 735। अगर मैं इसमें 200 जोड़ता भी हूँ तो हम पहुँच पाएंगे 725 तक, लेकिन ये 735 है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वह 210 होगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 735 में से यहाँ पे देखिएगा 735 में से आप 490 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा इधर 5, इधर आपको मिल जाएगा कितना 13, 9 4 कितना होता है 13 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 13 माइनस 9 यानी कि 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 245 मिलेगा, यानी इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वह 245 होगा। अब बेसिकली इन दोनों का अपने को HCF चाहिए। इन दोनों का जो HCF होगा वही HCF इन तीनों का भी होगा। तो अब देखिए इन दोनों का HCF आप आसानी से निकाल सकते हो। आप हमें बताइए, हमें निकालना है HCF 210 और 245 का। इन दोनों का अपने को HCF चाहिए, तो कैसे हम लोग निकालेंगे आप हमें ये बताइए। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या आप बताइए। HCF कहने का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही हमारा HCF कहलाएगा। तो आप सोचिए इन दोनों का HCF हमें चाहिए, मतलब कि हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जिससे ये दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो सके। तो आप बताइए क्या इन दोनों नंबर्स का HCF 70 हो सकता है। आप कहोगे 70 से ये नंबर तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 70 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो जस्ट उसको हाफ कर दीजिए। अब 35 से देखोगे क्या ये नंबर डिवाइड होगा, तो आप कहोगे सर ये नंबर 35 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर ये नंबर 35 से डिवाइड हो रहा है तो जस्ट इसमें 35 हम जब ऐड करेंगे तो ये नंबर भी 245 बन जाएगा। और उधर देखिए 210 ये 35 से डिवाइड है, और फिर इसमें हम 35 जब ऐड करेंगे तो ये 245 होगा। तो 210 भी 35 से डिवाइड है और 35 भी 35 से डिवाइड है। इसका मतलब ये भी 35 से डिवाइड होगा और ये भी 35 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का HCF जो होगा वह होगा 35 सेंटीमीटर। यानी कि उस अधिकतम लंबाई वाले लकड़ी का जो माप होगा वह 35 सेंटीमीटर ही होगा, जो इन तीनों की लंबाई को पूर्णतः माप सकता है कि नहीं है। तो ये इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। आप चाहो तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, तब भी हमारा उत्तर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 सवाल में कहा है, एक सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा सवाल दिया गया है 27/3। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे लिखा गया है 27/3 और माइनस 27 गुने 0 और +1, ऐसा ही कुछ लिखा गया है ना। बताइए इसका मान कितना होगा, बताइए। बहुत ही छोटा सा सवाल है। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा ये करप्टेड वैल्यू यानी कि 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर देने पर वह नंबर भी 0 हो जाता है, तो ये तो ख़त्म हो गया।
अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 9 और ये वाला वैल्यू खत्म ही है और लास्ट वैल्यू है +1, तो ये दोनों इन दोनों का सम हो जाएगा कितना 10 और यही सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा सवाल दिया गया है। कहा है कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि जाते समय प्रति घंटा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल कितनी होगी, ये आप हमें बताइए। देखिए दो तरफा कहने का मतलब होता है एवरेज स्पीड, यानी जिस डिस्टेंस को इधर से आप जा रहे हो उतने ही डिस्टेंस को उधर से भी आना है कि नहीं है। तो कहा इसकी जो एवरेज स्पीड मतलब दो तरफा जो चाल की गति है वह है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड देखिए कहीं क्या मतलब होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक सर्टेन डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक की गति, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आपने x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का चाल जो होगा वह x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब इसी दूरी को, चूंकि दूरी डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है, अब इसी दूरी को अगर आप y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आओगे, तो बताइए इस दूरी को तय करने में आपका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। तो एवरेज स्पीड होता है जब एक निश्चित दूरी को आप x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाते हो और अगर उसी दूरी को आप y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते हो तो एवरेज स्पीड हो जाता है 2xy अब बट्टे x प्लस y। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सवाल में अपने को दे रखा है एवरेज स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वह यहाँ से यहाँ तक की दूरी को किस गति से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो y की वैल्यू कितना होगा, यानी उधर से जब लौटेगा तब उसकी गति कितनी होगी। x की वैल्यू अपने को दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। x की गति जो है वह 20 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए y की गति कितनी होगी, ये आपको बताना है। y की गति कितना होगा ये आपको बताना है। बस यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए, कोई बहुत ही आसानी सवाल है कि नहीं। x के जगह पे आप 20 रख दोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 × 20 y अपॉन ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x के जगह पर आप 20 रख रहे हो तो ये हो जाएगा 20 अब प्लस y अब बराबर ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। होगा कि नहीं होगा। अब सोचिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 चौका 20 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 4 दूना 8 हुआ है, 4 दूना 8 हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8 हुआ है। नीचे आपको मिलेगा 20, अच्छा नीचे ही से ख़त्म ही कर देते हैं, 8 हुआ है, 4 दूना 8 हुआ है और ये जो जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 20 तिया 60 प्लस 3 हुआ है, ये हो जाएगा 60 अब प्लस 3y। तो 3y जब इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली आपको दिखेगा 5y की वैल्यू जो होगी वह 60 के बराबर होगा। तो y का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी एवरेज स्पीड अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और जाता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आएगा वो किस गति से, आएगा वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। एक और तरीका है, लेकिन जो तरीका आप सामने आपको दिख रहा है वो तरीका आप लगा दीजिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि x + y + z की वैल्यू 11 है, x + y + z की वैल्यू 11 है, जबकि x y + y z प्लस z x की वैल्यू अपने को सवाल में दे रखा है कितना है, 42 है। तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए x² + y² + z² क्या होगा। हमसे ये वैल्यू पूछा जा रहा है x² + y² + z² का मान कितना होगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू गिवन है और हमें इन्हीं दोनों वैल्यू का यूज करके हमें ये वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर का फॉर्म कब बनेगा, जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो इस रूप में आ जाएगा, है कि नहीं। ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर। ये होता है x² + y² + z² + 2 × xy + yz + zx हो जाएगा। अब बराबर में इधर आपने स्क्वायर किया है तो इधर भी करना होगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। अब हमें ये वैल्यू चाहिए,
ये वैल्यू हमें पता है कितना है, 42 है। तो 42 यहाँ पे रखोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब 42 दूना कितना होगा, 84। 84 जब उधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 121 माइनस 84। आपको कितना मिल जाएगा, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7। और इधर आपको मिल जाएगा कितना, इधर आपको मिल जाएगा 11। 11 माइनस 8 कितना होता है, 33। 11 माइनस 8 कितना होता है, 11 माइनस 8 होता है 3। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रहा है कितना, 37। क्या मिल रहा है, 37। और यही तो हमसे पूछा जा रहा था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका है कि नहीं, सबको पता होता है। आप सोचिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है और हमसे 2 इक्वेशन दे रखा है और यहाँ पर कितने वेरिएबल दिए गए हैं, 3 वेरिएबल दिए गए हैं। 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन से कभी भी 3 वेरिएबल की वैल्यू हमसे नहीं पूछा जा सकता है। मतलब आप 2 इक्वेशन से कभी भी 3 वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता कर सकते हो। 2 इक्वेशन जो होता है वो हमेशा 2 वेरिएबल की वैल्यू को दे सकता है। तो यहाँ से आप चाहो तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को आप 0 कर सकते हो, मतलब ख़त्म कर सकते हो, है कि नहीं। आपकी जो मर्जी, चाहो तो आप z को 0 कर दो, x को कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन एक वेरिएबल की 0 को आप ख़त्म कर सकते हो। तो चलिए मैंने z को ख़त्म कर दिया। जैसे ही आप z को ख़त्म करोगे तो ये सवाल आपको दिखेगा x प्लस वाई की वैल्यू 11। अब z को आपने ख़त्म किया है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इधर आपको दिखेगा एक्स वाई की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू जो होगा वह 42 होगा। अब चूंकि आपने z को ख़त्म कर दिया है तो आपको वैल्यू जो चाहिए वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ से ऐसे 2 वैल्यू सोच सकते हो क्या, यहाँ से आप ऐसे 2 वैल्यू सोच सकते हो क्या, जिन दोनों का योगफल 11 हो और उन्हीं दोनों का गुणनफल जो हो वह 42 हो। तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा ऐसा 2 नंबर, 6 और कितना होगा, 7, 4 नहीं हो रहा है। ऐसा कोई 2 वैल्यू आप सोच पा रहे हो जिन दोनों का योगफल 11 हो और गुणनफल 42 हो। तो आपके दिमाग में नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हमसे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर दोनों को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मिल जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू अपने को पता है तो वहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप आसानी से पता कर सकते हो, 37 आ जाएगा। और ये इस सवाल का उत्तर है कि नहीं है। बाकी आप चाहो तो ऐसी 2 वैल्यू सोच सकते हो जिन दोनों का जोड़ 11 हो और गुणनफल जो हो वह 42 हो। तो आप वैल्यू भी सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, एक टाइम एंड वर्क का छोटा सा सवाल दिया गया है कि P और Q अकेले एक काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि काम की शुरुआत Q करे और काम बारी बारी से हो तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको बताना है। आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए अगर काम दोनों साथ मिलकर ही करता, बारी बारी से काम नहीं करता, अगर नॉर्मल तरीके से ही काम करता तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता। तो आप कहोगे काम समाप्त हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 36 यानी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देता। P और प्लस Q दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देता, तो 36/7 दिन में काम को समाप्त कर देता। इतना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख दिया वो देखिए, चूँकि P अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, P अकेले पूरे काम को 9 दिन में समाप्त कर रहा है और Q अकेले उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो टोटल वर्क जो होता है वह इन दोनों का एलसीएम होता है। तो 9 और 12 का एलसीएम हमने मान लिया 36, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से P अगर पूरे काम को 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में ही 36 काम करने के लिए P को प्रतिदिन 4 काम करना होगा और Q को प्रतिदिन 3 काम करना होगा। तो P एक निश्चित समय में 4 काम करता है, Q एक निश्चित समय में 3 काम करता है। तो P और Q दोनों मिलकर एक निश्चित समय में 7 काम करेगा। तो 36 काम को पूरा करने में P और Q को कुल मिलाकर इतना दिन का समय लगेगा। ये कब इतना समय लगेगा, जब P और Q दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है कि नहीं है। तो दोनों मिलकर पूरे काम को इतना दिन में समाप्त कर देगा। लेकिन सवाल में ऐसे नहीं कहा है, सवाल में कहा है कि काम बारी बारी से हो रहा है। एक दिन काम Q करेगा तो दूसरा दिन P करेगा, फिर तीसरा दिन Q करेगा तो चौथा दिन P करेगा। इस तरीके से काम हो रहा है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर दोनों मिलकर काम कर रहा है तो कम समय लगेगा, है कि नहीं। दोनों मिलकर अगर काम लगातार करे तो कम समय लगेगा, लेकिन अगर दोनों बारी बारी से काम करेगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। दोनों अगर साथ मिलकर काम कर रहा है काम तो 2 गुना से कम समय लग रहा है। लेकिन अगर दोनों बारी बारी से काम करेगा, एक आदमी प्रत्येक दिन काम करेगा तो 2 गुना समय लगेगा। तो बस इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 72/7। यानी दोनों मिलकर अगर बारी बारी से काम करे तो उत्तर हो जाएगा कितना, 72/7। कहने का मतलब होगा 7 पूर्णांक 1 बटा कितना हो जाएगा,
10.1/7, 10.1/7, 2/7 कितना होगा 10.2/7, 10 सत्ते 70 अब +2 यानी 72/7 इतना दिन का समय लगेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी है और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी आप ऐसे भी सोच सकते हो, बहुत तरीके होते हैं टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करने के, तो आप चाहो तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं प्रॉपर तरीका भी आपको बताऊंगा, आंसर एग्जैक्ट ला के भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बस ये तरीका बताया कि ऐसे भी आप सोच सकते हो। ये सब तो फर्जी तरीका है, आपके दिमाग में डायरेक्ट चीज़ें चलनी चाहिए कि अगर दोनों मिलकर 7 काम करें लगातार तो पूरा काम 36/7 दिन में समाप्त कर सकता है कि नहीं। लगातार काम कर रहा है, दोनों आदमी मिलकर काम कर रहा है तब 36/7 दिन में काम समाप्त हो रहा है। लेकिन जब आदमी अकेला काम करे बारी बारी से तो समय जो होगा वह दुगुना लगेगा, तो पूरा काम को समाप्त करेगा। यानी जब बारी बारी से काम होगा तो काम पूरा समाप्त होने में कुल इतना दिन का समय लगेगा। तो ये एक तरीका है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन मैं प्रॉपर तरीका भी आपको बता देता हूँ कि आंसर कैसे निकलेगा। वो देखिए कहा है काम की शुरुआत जो है ना वह काम की शुरुआत क्यू करता है। पी अकेले पूरे काम को 9 दिन में करता है और क्यू अकेले पूरे काम को 12 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 36 हुआ, तो पी की इफिशियंसी 4 और क्यू की इफिशियंसी जो होगा वह 3 होगा। इतना बात आपको पता है। अब कहा काम जो है ना वह बारी से हो रहा है, यानी एक दिन काम क्यू करेगा तो दूसरा दिन पी करेगा, फिर काम क्यू करेगा तो चौथा दिन काम करेगा पी, और इस प्रकार से काम चले तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा ये आपको बताना है। मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि काम की शुरुआत क्यू कर रहा है तो क्यू ने पहला दिन आया होगा और कुल 3 काम किया होगा और फिर चला गया होगा, फिर दूसरा दिन पी ने अकेले आया होगा और चार काम किया होगा और काम करके चला गया होगा। तो ये दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर रहा है ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे चूंकि क्यू एक दिन में 3 काम कर रहा है और पी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कुल मिलाकर कितना काम करेगा। आप कहोगे 7 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 2 दिन में कुल मिलाकर 7 काम करेगा। अब चूंकि 2 दिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि काम बारी बारी से हो रहा है, जिस दिन क्यू आएगा उस दिन पी नहीं आएगा, जिस दिन पी आएगा उस दिन क्यू नहीं आएगा। तो क्यू एक दिन में 3 काम, पी एक दिन में 4 काम, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कुल मिलाकर 7 काम करेगा। दोनों मिलकर अगर 2 दिन में 7 काम करता है तो आप बताइए 36 काम करने में कितना दिन का समय लगेगा। दोनों मिलकर 2 दिन में अगर 7 काम करता है तो 36 काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा ये आप हमें बताइए। हमें इस 7 को 36 बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। इस 7 को मैं 36 के आसपास ले जाना चाहता हूं, तो कितना से मल्टीप्लाई करूं। तो आप कहोगे चुपचाप सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 35 बन जाएगा, है कि नहीं। 36 के आसपास हम चल गए हैं। अब इधर 5 से मल्टीप्लाई किए हो तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। यानी यहाँ से हमें पता चला कि 10 दिन में दोनों मिलकर कुल मिलाकर 35 काम पूरा कर लिया है। अभी भी शेष काम है, 10 दिन में दोनों ने मिलकर कुल मिलाकर 35 काम पूरा कर लिया है और अभी भी एक काम शेष है। अब आप हमें ये बताइए कि अगला 11वां दिन जब काम करने के लिए आएगा तो कौन आएगा, पी आएगा या क्यू आएगा। तो आपका जवाब होगा कि क्यू आएगा, क्योंकि क्यू हर ऑड डे पे काम करने के लिए आएगा, पी हर इवेंट डे पे काम करने के लिए आएगा। अब चूंकि इवेंट डे का काम हो गया है, 10 दिन मतलब 10 एक इवेंट डे है, तो मतलब पी ने काम करके चला गया होगा, तो 11वां दिन जो आएगा वो क्यू आएगा, है कि नहीं है। अब क्यू जो आएगा 11वां दिन, तो क्यू एक दिन में पूरा काम करता है 3 काम, एक दिन में पूरा 3 काम करता है, तो लेकिन काम बचा है कितना, काम बचा है सिर्फ 1। 36 काम था, 35 काम 10 दिन में हो गया है, तो जो शेष काम होगा 1, उस शेष काम को क्यू कितने दिन में समाप्त कर देगा, 1/3 दिन में समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर देखिए 1/3 दिन का समय यहाँ पे लग रहा है, 10 दिन का समय यहाँ पे लग रहा है, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। अगर बारी बारी से करे तो 10.1/3 दिन में समाप्त कर देगा। यही सवाल का उत्तर है 44। यहाँ पे लिखा गया है 0.0144, ठीक। आगे लिखा गया है प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है। अपने को इसका मान चाहिए, बहुत ही छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का सवाल है। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 0.4 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो आप ऐसे सोचिए कि 4 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 मिलेगा आपको, है कि नहीं। 0.8 मिलेगा आपको, क्योंकि चूंकि दोनों तरफ डेसिमल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.8, है कि नहीं है। यानी इसका मान जो होगा वह 0.8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वह 0.8 हो जाएगा। सिमिलरली इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करते हो तो देखिए इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144 का मान होता है 12,
144 का वर्गमूल होता है 12। आप यहाँ पे लिखा गया है 0.144, मतलब इसकी वैल्यू जो होगा वह होगा 0.012 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया है, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप आइए आगे बढ़िए, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वैल्यू आपको दे रखा है कितना है 0.81, तो इसका मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 0.9 माइनस, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये लिखा गया है 0.6 प्लस, ऐसा कुछ करके लिखा गया है। तो आप यहाँ से यहाँ तक की ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या देगा, ये होगा 0.12 में 0.8 ऐड करोगे। आप ऐसे सोचिए कि 80 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो 92 आपको मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक को आप ऐड करोगे तो 0.92 हो जाएगा। 0.8 में 0.12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.92। सिमिलरली यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सम हो गया, आपने को पता है ये है 0.6, अब प्लस ये हो जाएगा 0.9, अब माइनस ये हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा 0.92, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना 1.5 है कि नहीं है, 6 + 9 15 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो 0.9 में हमने 0.6 को ऐड किया तो हमें मिला 1.5, अब माइनस ये हो जाएगा 0.92। तो यहाँ से आप 15 में 150 में से 92 को अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 58 मिलेगा, 58 यानी कि 0.8। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। देखिए सब सवाल जो है वो 2 से 3 सेकंड का अंदर सवाल है, लेकिन जब चीज़ों को हम लिखते हैं ना तो समय लग जाता है। छोटी से छोटी चीज़ों को आप लिखोगे तो थोड़ा सा समय लग ही जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन है ax² + x + b अब बराबर 0। कहा है इसका मूल जो है ना वह बराबर है, इसका मूल जो है क्या है, इसका मूल जो है वह बराबर है, मूल बराबर है। अच्छा मूल बराबर है इसका मतलब क्या है, इसका मूल बराबर है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसमें जो x की वैल्यू होगी वह दोनों x की वैल्यू आपस में बराबर होगी। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के 2 वैल्यू होंगे। अब चूंकि मूल बराबर है तो इसके रूट्स जो होंगे वह आपस में इक्वल होंगे, यानी x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो दोनों सेम होगी, लेकिन क्या होगा, वास्तविक होगा, इमेजिनरी नहीं होगा, है कि नहीं है। तो ये होता है मूल, यानी x की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो दोनों वैल्यू जो होगा वह आपस में बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स इक्वल है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल अगर बराबर है तो वहाँ से d की वैल्यू जो होती है वह 0 होता है। d कहने का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में हम लोग कहते हैं विभक्त कर, है कि नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस को क्रिएट करता है, आपको बताएगा। d का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस को क्रिएट करता है, आपको बताएगा कि इसका मान जो होगा वह d के बराबर, मतलब इसकी वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। ये कौन बताता है, ये d बताता है। तो अगर मूल बराबर है तो d की वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर होगा। अब d की वैल्यू अगर 0 के बराबर है मतलब ये हुआ कि b² - 4ac का मान जो होगा वह 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से कौन सा कथन सत्य होगा ये अपने को बताना है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम सबको अच्छे से पता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। अगर बराबर में 0 नहीं दोगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेकिन अगर बराबर में हमने 0 दे दिया तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। c जो होता है वह कांस्टेंट होता है, c जो होता है वह कांस्टेंट होता है, ये बात आपको पता होगा। अब अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ये आपको पता होगा, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। a का मान जो होगा वह कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो आप हमें ये बताइए, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करके a b c की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि यहाँ से a b c की वैल्यू मिल जाएगा। x² का कोफिशिएंट जो है वह a है, तो a का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए a का मान जो होगा यहाँ से आप देखिए, यहाँ से a की वैल्यू जो होगा वह a ही होगा, ठीक। b का मान जो होगा वह x का कोफिशिएंट कहलाता है यानी b, और c जो है वह c की वैल्यू जो होगा वह c होगा। c का कहने का मतलब वो कहता है कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो a का मान कितना हो जाएगा, a की वैल्यू जो होगा वह x² का कोफिशिएंट a हो जाएगा।
बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी की वैल्यू ये है, तो बी का मान जो होता है वह एक्स का कोफिशिएंट कहलाता है, तो एक्स का कोफिशिएंट जो है वह 1 है। सिमिलरली सी की वैल्यू कितनी होगी, तो सी की वैल्यू जो होगा वह बी होगा। तो बस यहाँ पर ये सारी वैल्यू आप रख के निकाल के देखिए कि क्या आपको कुछ चीज़ें मिल रही है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस 4ac 4a का मान कितना है, ए का मान ए है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू बी है, बराबर 0। तो यहाँ से आप पाओगे कि 1 माइनस 4ab बराबर अगर 0 है मतलब 1 बराबर हो जाएगा 4ab, राइट। तो यहाँ से ab की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, ये गुना बला इधर आके बट्टा में होगा, तो ये हो जाएगा ab की वैल्यू जो होगा वह 1/4 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, यानी दिया गया कथन जो है उसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। जब भी द्विघात समीकरण का मूल बराबर हो, तो मूल बराबर कहने का मतलब जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन जो उसकी नेचर होगा, जो उसकी प्रकृति होगी वो वास्तविक होती है। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अगर बराबर हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वह 0 होती है, डी बराबर 0 होता है, मतलब जिसे हम लोग विविक्त कर कहते हैं। तो d बराबर अगर 0 हो गया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 है, तो वहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल के आप चेक कर लीजिए कि क्या आपको कोई स्टेटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग मान लेना है, आपको क्या लेना है, अप्रॉक्स वैल्यू लेना है। जैसे 25.19 है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लगभग मान 25 लेंगे। आगे लिखा गया है 3, तो 3 तो है ही, एक प्योर नंबर है, इंटीजर नंबर है। फिर आगे लिखा गया है 4.41, तो यहाँ से लगभग मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 पॉइंट अगर यहाँ पर लिखा जाता कि 4.61, तो हम लगभग मान लेते लगभग में हम मान लेते 5। अब चूंकि वैल्यू जो है वह 0.5 से भी कम है, तो यहाँ पर हमें लेना है ये पॉइंट, मतलब सिर्फ 4 लेना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है 0.9, तो लगभग मान जो होगा वह 1 के करीब है, तो हमारा मान जो होगा वह 1 हो जाएगा। तो बस इसी सब का मान कितना होगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो बताना होगा कि इसका मान कितना होगा। तो बस आपको सब इंटीजर वैल्यू ही लेनी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए सवाल में दिया गया है 25.19। आगे क्या है, आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा है गुना 3 अब प्लस 4.41, ठीक, माइनस 0.9। इसको सिंप्लीफाई आपको करना है, सभी इंटीजर वैल्यू आपको लेना है। यहाँ 25.19 है तो आपको लेना है 25, गुना 3 तो 3, यहाँ पे लेना है आपको इंटीजर वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे भी आपको लेना है इंटीजर वैल्यू, तो देखिए 0.9 किसके करीब है, 0 के करीब है या 1 के करीब है, तो आप कहोगे 1 के करीब है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। देखिए 25 तिया 75, 75 4 79, 79 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 78, 78। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कहा है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु क्रमशः 5:6 था। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो साकेत की वर्तमान उम्र कितनी होगी, ये आपको बताना है। 2 व्यक्ति है साकेत और तिलक। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, 2 व्यक्ति है साकेत और तिलक। कहा 1 वर्ष पहले इसके उम्र का जो अनुपात है वह 5:6 है। 1 साल पहले इसके उम्र का जो अनुपात है वह 5:6 था, ठीक है। एवं 4 वर्ष बाद इसकी उम्र का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद इसके उम्र का अनुपात जो हो जाता है वह 6:7 हो जाता है। तो बताइए साकेत की प्रेजेंट एज कितना होगा, साकेत का वर्तमान उम्र कितना होगा, ये आपको बताना है। मेरे को एक चीज़ बताइए कि पहले 1 साल पहले साकेत और तिलक के उम्र का अनुपात इतना था और 4 वर्ष के बाद साकेत और तिलक के उम्र का अनुपात इतना था, यानी पहले ये अनुपात था, अब ये अनुपात हो गया। तो इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल कितने साल का समय लगा होगा, तो आप कहोगे कुल मिलाकर 5 साल का समय लगा होगा। जब साकेत के उम्र में भी 5 साल और तिलक के उम्र में भी जब 5 साल जोड़ दिया गया होगा, तब जाकर ये अनुपात, इसके उम्र का अनुपात 6:7 बना होगा। देखिए चूंकि 1 साल पहले इसके उम्र का अनुपात 5:6 था, तो 1 साल हम इसमें ऐड करेंगे तो हम प्रेजेंट एज में पहुंचेंगे।
फिर जब उसमें 4 आप ऐड करोगे, 4 वर्ष जब आप जोड़ोगे, तब आप पहुंच जाओगे वर्तमान से 4 साल के बाद दोनों के उम्र का अनुपात में, है कि नहीं है। मतलब पहले ये अनुपात था, अब ये अनुपात हो गया, तो इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में दोनों के उम्र में कितने साल जोड़ा गया होगा, 5 साल जोड़ा गया होगा। इसके उम्र में भी 5 साल और इसके उम्र में भी 5 साल जब जोड़ दिया गया होगा, तब दोनों के उम्र का अनुपात जो होगा वह 6:7 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है, बताइए साकेत की वर्तमान उम्र कितनी होगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 7 = 35, 6 × 6 = 36, दोनों के बीच उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, अंतर कितना होगा, 7 × 5 = 35, 6 × 6 = 36, दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर होगा अनुपात 1। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखिए, 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 का। 35 में से 30 घटाओगे कितना हो जाएगा, 5। अनुपात 1 का मान अगर 5 है और हमसे पूछा जा रहा है, बताइए तिलक साकेत की वर्तमान उम्र कितनी होगी। अनुपात 1 का मान अगर 5 है तो अनुपात 5 का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 25 होगा। बट ध्यान रहे ये हमारा उत्तर नहीं होगा, है कि नहीं है। यानी साकेत का उम्र 25 साल जो होगा वह कितना होगा, 25 साल रहा होगा कब, 1 साल पहले। तो वर्तमान उम्र में आने के लिए इसमें 1 साल हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ से पता चलेगा आपको कि साकेत की वर्तमान उम्र जो हो जाएगी, साकेत की वर्तमान उम्र जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र जो हो जाएगा वह हो जाएगा 26 साल। और ये इस सवाल का उत्तर होगा, यानी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, सवाल में कहा है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, चारों में से कौन सा एक ऑप्शन द्विघात समीकरण हो सकता है। तो बहुत ही छोटा सा सवाल है। देखिए कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है x² ax² + bx + c = 0। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा है जिसकी डिग्री 2 है तो वो इक्वेशन जो होता है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, जहाँ पर a की वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप चारों ऑप्शन में से ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन इस फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप पाओगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी डिग्री कहीं पे 2 दिख ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर अगर 2 की मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट डिग्री -4x² है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हमें कि यह है x - 4x² +5 आगे लिखा गया है √3x + 8 = 0 है। बताइए ये जो इक्वेशन लिखी गई है, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये आप हमें बताइए। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब ये है कि x के टर्म को एक जगह पे लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक जगह पर लिख लीजिए, और जिसकी डिग्री 2 है उसको हम लोग एक जगह पे लिखते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, -4x², ठीक। अब प्लस ये x का टर्म है और ये भी x का टर्म है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, x अब प्लस √3x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 5 + 8 13 = 0, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको एक स्टेप और आप आगे बढ़ा सकते हो, इसे हम लोग लिख सकते हैं -4x² अब प्लस दोनों में से x कॉमन है तो बाहर कर दीजिए x को, तो आपको दिखेगा 1 + √3, कोई दिक्कत नहीं है। x दोनों में कॉमन है तो x को हमने बाहर कर दिया, x से दोनों को भाग करोगे तो रूट में ऐसे आपको दिखेगा ब्रैकेट में 1 + √3। अब प्लस यहाँ पर लिखा गया है 13 = 0। अब देखिए क्या ये जो यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म लिख रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल आ रहा है। ये ax² का टर्म है, ये bx का टर्म है, अब प्लस c = 0 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इस सवाल का उत्तर भी होगा। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर, यानी स्टेटमेंट 2 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ डिग्री आपको दिख रहा होगा -3 तो यू क्यूब का टर्म बन रहा है तो इसकी डिग्री 3 बन रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, x + 3 की पावर 1/2, 1/2 कहने का मतलब होता है रूट, है कि नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे 4 लिख दूँ तो 4 का मतलब होता है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, है कि नहीं है। जैसे इसको आप सोचिए, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो इसी 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, मतलब इस 4 को हमने बेसिकली ऐसे लिख दिया है √4, है कि नहीं।
तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, सवाल में कहा है कि यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा, उस घन का आयतन कितना होगा। देखिए घन जो होता है वो वर्गाकार होता है, घन की सभी सतहें जो होती है वो वर्गाकार होता है। फलक कहने का मतलब होता है सतह, घन में जितनी भी सतहें होती है वो सब के सब वर्गाकार होती है। तो कहा कि उस सतह का परिमाप 24 cm है, परिमाप जो है वह 24 cm है, क्वेश्चन नंबर 12। अब वर्ग का परिमाप अगर 24 cm है तो हम सबको अच्छे से पता है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वह होता है 4a, वर्ग का परिमाप जो होता है वह 4a होता है। लेकिन सवाल में कहा है कि उस फलक का जो परिमाप है, उस वर्गाकार सतह का जो परिमाप है वह 24 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना है आपको कि घन का जो सतह होता है वह वर्गाकार होता है और हम सबको अच्छे से पता है कि वर्ग का परिमाप जो होता है वह 4a होता है। तो 4a की वैल्यू अगर 24 cm है तो a का मान जो है होगा वह कितना हो जाएगा, a की वैल्यू जो होगा वह 6 cm होगा। यानी उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको पता चल गया है 6 सेंटीमीटर। यानी जो घन में वर्गाकार सतह यूज किया गया है उस सतह की भुजा की लंबाई जो होगा वह 6 सेंटीमीटर होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है घन का आयतन कितना होगा। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वह होता है साइड की क्यूब, साइड की क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब, और भुजा जो है वह 6 सेंटीमीटर है। तो 6 का क्यूब जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब जो होगा वह होगा 216 घन सेंटीमीटर। और ये इस सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ है कि नहीं। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हो जाएगा वह 216 घन सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कितना छोटा सा सवाल है। कहा है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं ये आपको बताना है। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में हम लोग कितना लिखेंगे ये आपको बताना है। सबसे पहले सेंटीमीटर को आप मीटर, देखिए सेंटीमीटर से हमें किलोमीटर में जाना है तो सबसे पहले सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है। तो सब जब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो इसको हम मीटर में लिख सकते हैं 0.36 मीटर। ठीक, ये मीटर में चेंज हो गया। अब इस मीटर को हम अगर किलोमीटर बनाना चाहते हैं तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद 3 जीरो आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.00036 किलोमीटर, है कि नहीं है। तो यानी इसको हम कह सकते हैं कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में हम कितना लिख सकते हैं, 0.00036 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है, कुछ है ही नहीं। बस ध्यान रखना है आपको कि सेंटीमीटर से मीटर में कैसे चेंज करते हैं, फिर मीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, इसी में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, जहां थीटा एक न्यून कोण है। एक चीज़ हमें बताइए, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वह होता है क्या, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा को हमें कॉट थीटा में लिखना है तो कॉट थीटा में लिखने के लिए साइन थीटा की वैल्यू जो होता है वह होता है 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। मैंने क्यों लिखा कॉसेक थीटा, कुछ और भी लिख सकता था। अब हमें चूंकि साइन थीटा को कॉट थीटा में लिखना है, हम सबको अच्छे से पता होगा कि कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, है कि नहीं है। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कॉसेक थीटा कितना होगा, COSEC, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर, इधर आएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1 + रूट अंडर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चूंकि हमें साइन थीटा को कॉट थीटा में लिखना था तो इस कॉसेक थीटा को भी हमें कॉट थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, अब चूंकि कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 रूट अंडर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो हो गया, साइन थीटा को जब हमने कॉट थीटा में चेंज किया तो हमें मिल रहा है 1/√1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, सवाल में कहा है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, सवाल में कहा है एक नंबर दिया गया है। अब इस नंबर के साथ क्या करना है वो देखिए। कहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है
और प्रत्येक सम अंक से एक घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। यानी प्रत्येक ऑड नंबर में 3 जोड़ना है और प्रत्येक इवन नंबर से 1 घटाना है, तब इस प्रकार से जो बड़ी संख्या आपको मिलेगी और जो छोटी संख्या मिलेगी उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप देखिए जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर में सबसे बड़ा ओड नंबर क्या है। तो आप देखोगे सबसे बड़ा ओड नंबर जो है वह 5 है। 5 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वह 8 मिलेगा और ये 8 जो होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, है कि नहीं है। क्योंकि जो इवन नंबर होगा उस इवन नंबर में से हमें 1 घटाना है, तो बड़ा नंबर हमें मिल गया है 8 है। अब आप ढूंढिए जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर में से सबसे छोटी संख्या सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटा इवन नंबर कौन है। तो आप कहोगे सबसे छोटा इवन नंबर 2 है, तो 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 मिलेगा। तो बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या 1 है, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। कुछ था नहीं, है कि नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 को मैंने अभी बता ही दिया। देखिए मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 15 में एक नंबर लिखा गया है, नंबर लिखा गया है 4251। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया 4563। अब कहा कि इस नंबर में जितने भी ओड नंबर यूज किए गए हैं उन सारे ओड नंबर को 3 से बढ़ा दिया जाता है, यानी प्रत्येक ओड नंबर में 3 जोड़ देना है और प्रत्येक इवन नंबर से 1 घटा देना है। तो इस प्रकार से इस नंबर में जो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी और जो छोटी से छोटी संख्या बनेगी उन दोनों का अंतर कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो चुपचाप आप ये देखिए कि यहाँ पर से यहाँ तक जो नंबर लिखा गया है इस नंबर में सबसे बड़ा ओड नंबर क्या है। तो आप ओड नंबर देखोगे तो एक 3 है, एक 5 है, एक 1 है और फिर 5 है, बाकी के सारे इवन नंबर हैं। तो सबसे बड़ा ओड नंबर जो होगा वह 5 होगा। तो 5 को हमने पकड़ा, इसमें चुपचाप अपने मन से 3 ऐड कर दिया तो हमें मिला 8, है कि नहीं है। अब हमें मिल गया नंबर जो है वह 8। अब क्या करना है कि इन सब में जितने भी नंबर इवन हैं, जितने भी नंबर इवन यूज किए गए हैं उन सारे इवन नंबर में से 1 घटाना है। तो इस प्रकार से जो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी और जो छोटी से छोटी संख्या बनेगी उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। तो मैं क्या करता हूं कि इस नंबर में जितने भी इवन नंबर यूज किए गए हैं उन सारे इवन नंबर में से मैं एक छोटा सा इवन नंबर को पकड़ता हूं। देखिए सब ये जो 2 है वो सबसे छोटा इवन नंबर है कि नहीं है। अब 2 को हमने पकड़ा, अब कहा कि इवन नंबर में से 1 घटाना है, तो 1 घटाओगे तो 2 में से 1 मिलेगा। तो ये जो नंबर बनेगा, ये नंबर जो बनेगा वो इस नंबर में सबसे बड़ी संख्या होगा 8, बड़ी संख्या होगा 8 और सबसे छोटी संख्या जो होगा वह कितना होगा, सबसे छोटी संख्या जो बनेगा वह 1 बनेगा। छोटी संख्या जो होगा वह 1 बनेगा, छोटी संख्या जो बनेगा वह 1 बनेगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। 8 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, उत्तर 7 होगा। और ये सवाल का उत्तर है कि नहीं। चीज़ों को अच्छे से समझ के हमें आगे बढ़ना है। कई बार छोटे छोटे सवालों में भी हमसे गलतियां हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 को देखिएगा। कहा एक पैरेललोग्राम है, एक समानांतर चतुर्भुज है और इस समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई आपको दे रखा है। तो आपको बताना है x का मान कितना होगा, x की वैल्यू आपको पता करना है। एक चीज़ आपको पता होगा पैरेललोग्राम के बारे में, समानांतर चतुर्भुज के बारे में, समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। तो बस यहीं से हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिएगा, कहा एक पैरेललोग्राम बनाया गया है, ऐसे करके एक समानांतर चतुर्भुज बनाया गया है और इस समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई आपको सवाल में दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की। अच्छा, ये आपको कॉर्नर दिया गया है A, B, C और ये हमारा D है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को O दिया गया है। नाम क्या दिया गया है, O दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो x+3 है, x+3 है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 2x+y है, 2x+y है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो भी सवाल में दिया गया है y+2 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको सवाल में दिया गया है 3y है। कितना है, 3y है। तो आपको बताना है x का मान कितना होगा, इस x की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको कहा
कि समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों की लंबाई जो होती है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण जहाँ पर इस प्रकार से टकराएगा वहाँ से दोनों विकर्ण जो होगा वह एक दूसरे को समान हिस्सों में बांट देगा। यानी जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक का होगा, जितनी लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका भी होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। हमें पता है x + 3 की वैल्यू जो है वह 2x + y के बराबर है। ये बात अपने को पता है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। तो x + 3 की वैल्यू अगर 2x + y है तो आप सोचिए x को इधर लेके आइए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x + 3 की वैल्यू 2x + y है, राइट। x + 3 की वैल्यू 2x + y है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसको आप इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 2x में से x घटेगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा x और प्लस y का मान जो होगा वह 3 होगा। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। x + y की वैल्यू जो होगा वह 3 होगा। अब यहाँ पर भी इस डायगोनल से हम अगर चलते हैं तो y और +2 की वैल्यू जो होगा वह 3y के बराबर हो जाएगा। y + 2 की वैल्यू जो होगा वह 3y के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। y + 2 की वैल्यू जो होगा वह 3y के बराबर हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2y का मान जो होगा, ये y जब इधर आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2y की वैल्यू जो होगा वह 2 होगा, तो y बराबर जो होगा वह 1 हो जाएगा। अब y की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर अगर आप 1 रखोगे तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगा कितना होगा, 2 होगा। x बराबर जो होगा वह कितना होगा, 2 होगा। और ये सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कहा है कि एक त्रिभुज में यदि एंगल ए 40 डिग्री है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा है एक ट्रायंगल है, ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाया गया है, ये ए है, ये बी है और ये सी इसके वर्टेक्स हैं। कहा एंगल ए 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री है, राइट। आगे लिखा गया एंगल बी 70 डिग्री है, एंगल बी जो है वह 70 डिग्री है, ठीक है। तो निम्न में तो बहिष्कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। ये बहिष्कोण जो होगा इसका माप आपसे पूछा जा रहा है। अब सबको पता होगा कि यहाँ पर देखिए जो बहिष्कोण जो होगा, यानी यहाँ से जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका योग जो होगा वह 180 डिग्री होता है, हम सबको अच्छे से पता है कि नहीं है। तो ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जो एंगल होगा वह 140 डिग्री होगा, है कि नहीं है। यानी एंगल ए का बहिष्कोण जो होगा, एंगल ए का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वह कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चढ़ते हैं। बहिष्कोण कहने का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप नहीं समझे हो तो फिर से आप इसको समझिए। बहिष्कोण कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ये एंगल आप मान लीजिए x डिग्री है तो इसका बहिष्कोण क्या होगा, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल जो होगा वह इसका बहिष्कोण कहलाएगा, ये जो एंगल होगा वह इसका बहिष्कोण कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे अपने को सवाल में दिया गया था ये एंगल जो था वह 40 डिग्री था, तो इसका बहिष्कोण क्या होगा, इसका बहिष्कोण ये वाला एंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा था। तो चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन पर हमेशा स्ट्रेट लाइन के किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये वाला एंगल जो होगा वह 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा वह 140 डिग्री हो जाएगा। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा, है कि नहीं। तो आई थिंक आप वैसे एक्सटीरियर एंगल के बारे में आप समझ पाए होंगे कि बहिष्कोण क्या होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य 2375 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। मेरे को बताइए कि अगर CP 2500 दिया गया है, 2500 दिया गया है और SP आपको दिया गया है कितना, 2375 रुपया, तो लॉस कितना होगा। तो आप कहोगे लॉस जो हो जाएगा वह हो जाएगा 125 का, है कि नहीं है। और प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा हम लोग किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो 125 का हानि हो रहा है, किस पे हो रहा है, 2500 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा ये आपको बताना है। 0 से 0 खत्म, 25 से कितना हो जाएगा, 5 बार में, यानी 5% का लॉस हो रहा है। 41 है तो 11 संख्याओं का योगफल होगा 11 × 41। अगर 11 संख्याओं का औसत 41 है तो 11 संख्याओं का कुल योगफल जो होगा, सम जो होगा वह इतना हो जाएगा। अब 11 संख्याओं के कुल योगफल में से प्रथम 5 संख्याओं के औसत
प्रथम 5 संख्याओं के योगफल को एवं अंतिम 5 संख्या के योगफल को जोड़कर इसके साथ अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमें छठी संख्या मिल जाएगा। हम सबको अच्छे से पता है। अब इसके साथ कैसे डील करना है वो देखिए। 11 संख्याओं का कुल योगफल इतना है। अब कहा प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है ना, प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है वह 18 है, ठीक है। एवं अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है वह 64 है। एवं अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है वह 64 है। तो अंतिम 5 संख्याओं का योगफल इतना हो जाएगा, प्रथम 5 संख्याओं का कुल योगफल इतना हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो हमें मिल जाएगा अंतिम से, यानी कि 10 संख्याओं का कुल योगफल जो होगा वह इतना होगा। अब 11 संख्याओं के कुल योगफल में से 10 संख्याओं के योगफल को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाएगा छठी संख्या। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? ये सबको पता है। लेकिन यहाँ से इस कैलकुलेशन को हम कैसे स्मार्ट बनाते हैं वो देखिए। 11 गुने 41 है, सॉल्व नहीं करना है, बस आप देखते जाइए। 11 गुने 41 है, माइनस दोनों में से 5 कॉमन है तो 5 को बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 18 प्लस 64 कितना हो जाएगा 82। 18 प्लस 64 हो जाएगा कितना 82। अब देखिए 41 यहाँ पे है और 82 यहाँ पर है, दोनों में कुछ आपको दिख रहा होगा। आप कहोगे इस 82 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुने 41, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 10 गुना 41, 10 गुना 41, 10 गुना 41 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आंसर आपका मिल गया है। यहाँ पे 11 गो 41 है और यहाँ पे 10 गो 41 है, यानी एक 41 कम है। तो दोनों को माइनस करोगे तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 41 का डिफरेंस होगा और ये इस सवाल का उत्तर होगा। यानी जो छठी संख्या निकाली गई होगी उसका मान जो होगा वह 41 होगा, 41। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेगा, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेगा। सवाल में कहा है कि X और Y सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु Z बनाना चाहता हूं तो उस Z में सोने और प्लेटिनम का अनुपात कितना होगा, ये आपको पता करना है। देखिए पहला जो मिश्र धातु X है इसमें जो गोल्ड और प्लेटिनम है और फिर जो नेक्स्ट एक और मिश्र धातु Y है इसमें भी गोल्ड और प्लेटिनम है। इसका रेशियो अपने को सवाल में दे रखा है। पहले बर्तन में जो X है इसमें जो सोने और प्लेटिनम का अनुपात है वह है 5:2। इसमें सोना और प्लेटिनम का अनुपात आपको सवाल में दिया गया है 5:7 है। अब कहा है कि दोनों से क्या लिखा गया है कि दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर मैं एक तीसरा मिश्र धातु बनाना चाहता हूं तो उस तीसरे मिश्र धातु में गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो कितना होगा। तो इससे भी समान मात्रा और इससे भी समान मात्रा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को आप सेम कर लीजिए। तो सेम करने के लिए यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम आपको मिल रहा है 7 और इन दोनों का सम आपको मिल रहा है 12। तो सेम करने के लिए आपको इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा कितना 24, राइट। ये हो जाएगा, जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा कितना 49। कोई दिक्कत है कि नहीं है? अब देखिए दोनों की मात्राएं जो है वह समान हो गई है। तो अब दोनों को मिक्स कर दीजिए। 60 प्लस 35 कितना होता है? 60 प्लस 35 होता है 95। यानी तीसरी जो मिश्र धातु Z बनेगी उसमें गोल्ड और प्लेटिनम का जो रेशियो होगा वह होगा 60 प्लस 35 कितना हो जाएगा 95। ये हो जाएगा 95 रेशियो। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 49 अब प्लस 24 कितना होता है 49 अब 20 होता है 69, 4 73, यानी हो जाएगा 95:73 और ये इस सवाल का उत्तर होगा। यानी जब दोनों में से समान मात्रा को पिघला कर एक तीसरा मिश्र धातु अगर बनाया जाता है तो तीसरे मिश्र धातु में गोल्ड और प्लेटिनम का जो रेशियो होगा और 95 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट पाइप डाला गया है जिससे कि उस टंकी को पानी से भरना है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को फुलफिल करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। जबकि सवाल में दे रखा है क्यूब की साइड का लेंथ जो है वह 2 मीटर है। उस क्यूब के अंदर जो पाइप डाला गया है जिससे पानी डाला जाएगा, उस पाइप के होल्डर की रेडियस आपको दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर है।
स्पीड ऑफ वाटर, पानी की गति आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। मुझे एक चीज़ बताइए कि टंकी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, टंकी के आयतन बराबर क्या हो जाएगा। तो टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा उस इनलेट पाइप का क्षेत्रफल अगुने पानी की गति इनटू टाइम, यानी कि कितने समय तक पानी चला है, ये हो जाएगा। तो इधर भी टंकी का आयतन हो जाएगा और इधर भी टंकी का आयतन हो जाएगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब चूंकि क्यूब की साइड की लेंथ अपने को सवाल में दे रखा है 2 मीटर है, तो यहाँ से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि क्यूब की वॉल्यूम जो हो जाएगा, घन का आयतन जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा। तो क्यूब का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो घन की भुजा की लंबाई अगर 2 मीटर है तो घन का आयतन जो हो जाएगा वह इतना घन मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताइए उस इनलेट पाइप जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप कहोगे क्षेत्रफल हो जाएगा, चूंकि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो उस इनलेट पाइप का रेडियस जो हो जाएगा वह हो जाएगा 22/7, यानी 5r² हो जाएगा। ये हो जाएगा 22/7 इंटू πr², होगा कि नहीं होगा? 22/7 इंटू r², चूँकि जबकि रेडियस आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 7/2 लिख सकते हो, इंटू 7/2। तो इस इनलेट पाइप का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि रेडियस आपको सेंटीमीटर में दे रखा था, जबकि घन की भुजा की लंबाई जो है वह मीटर में दे रखा था। तो इधर घन का आयतन अभी आपने निकाला है वो कितना आया है? घन मीटर, इतना घन मीटर। और इधर जो इस इनलेट पाइप का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है वो है इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें दोनों तरफ सेम करने के लिए इधर का भी यूनिट सेम करना होगा। अगर इधर घन मीटर में है तो इधर भी घन मीटर में, मतलब कि इधर भी हमें वर्ग मीटर में क्षेत्रफल चाहिए। तो आप क्या करो कि इसको, अभी वर्ग सेंटीमीटर में है इसका क्षेत्रफल, तो इसको हमें वर्ग मीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए इसको आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 1/10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं? चूंकि अगर एक रेडियस होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अब चूंकि यहाँ पर 2 रेडियस है तो इसको हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो जाएगा इतना वर्ग मीटर हो जाएगा कि नहीं? अभी उस इनलेट पाइप का क्षेत्रफल जो होगा वह इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। इंटू हो जाएगा पानी की गति, पानी की गति दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि पानी की गति को भी हमें पर मीटर, मतलब मीटर मिनट में चाहिए, यानी अभी जो पानी का गति मीटर पर सेकेंड में है वो पानी की गति जो अपने को चाहिए वो मीटर पर मिनट में चाहिए। तो इसके लिए हमें इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। इंटू 30 टाइम तक अगर पानी चला होगा तो घन का आयतन जो होगा वह इतना हो जाएगा, और इधर भी घन का आयतन है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है? बस दोनों को अब आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से इस 0 को भी निपटा दीजिए। और कुछ कैंसिल होगा क्या? आप 2 से इसको ख़त्म कर सकते हो 11 बार में, ठीक है? और कुछ ख़त्म हो सकता है क्या? नहीं। अब यहाँ पर 1000 है, 1000 जब इधर आएगा तो इधर बन जाएगा 8000, ऐसे बनेगा। अब बराबर में इधर आपको मिल जाएगा 11 × 7 × 11 × 7 × 6 × t, यही हो जाएगा। अपने को t की वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। 2 से यहाँ भी इसको आप निपटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4000, राइट? इधर आपको मिल जाएगा 4000। तो यहाँ से टाइम बराबर आपको क्या मिलेगा? टाइम बराबर हो जाएगा 4000 अब बट्टे हो जाएगा 11 7 77, 77 तो यह होता है 231 होता है, इतना मिनट हो जाएगा। अभी जो आप टाइम में मिलेगा आपको वो मिनट में मिल जाएगा, है कि नहीं? अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा, एक बार में लग जाएगा, एक बार में लगेगा ना। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? देखिए 4000 को अगर आप 231 से भाग करोगे, 231 से अगर आप भाग करो तो एक बार में लगेगा 231, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 169, लास्ट डिजिट 0 है तो यहाँ से 1690 बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें मैं कितना से मल्टीप्लाई करूँ कि 1600 के आसपास में पहुँच सकूँ। तो आप कहोगे अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना 16 होगा, लेकिन 31 में फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1700 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो इसके लिए इसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन से यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तर में दिया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17.3 मिनट हो जाएगा, है कि नहीं है? यानी कि उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 17.3 मिनट का समय लगेगा। और ये सवाल का उत्तर दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है यदि 6, 18, 39 और x समानुपाती में है तो x का मान क्या होगा? समान अनुपात कहने का मतलब जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समान अनुपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। रेशियो आपको दे रखा है, यानी कि 6:18 समानुपाती 39:x।
तो अपने को x की वैल्यू चाहिए। अगर दो अनुपात आपस में समानुपाती है तो समानुपाती कहने का मतलब होता है कि दो अनुपात आपस में बराबर होना, यानी जो रेशियो इसका इसके साथ है वही रेशियो इसका इसके साथ होगा, तो ये दोनों अनुपात आपस में समानुपाती कहलाएगा। जबकि सवाल में दे रखा है कि दोनों अनुपात समानुपाती है, तो इसका मतलब जो रेशियो इसका इसके साथ है वही रेशियो इसका इसके साथ भी होना चाहिए। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हो, है कि नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से इसको बैलेंस कर सकते हो, ये हो जाएगा कितना 1:3 है, तो ये भी 1:3 होना चाहिए, है कि नहीं, 1:3 होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, 1:3 होना चाहिए। तो 1 की वैल्यू 39 है, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 39 और गुने 3 हो जाएगा, 39 और गुने 3 हो जाएगा 9 या 27 के साथ बाकी 2, 3 नमा 27 के साथ बाकी 2, 3 या 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यही हो जाएगा ना 117, ऑप्शन नंबर सी। यानी x की वैल्यू जो होगा वह 117 होगा। यही इस सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यानी x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 117 रख देता हूँ तो जो अनुपात इसका इसके साथ है वही अनुपात इसका इसके साथ भी हो जाएगा। 23 को सवाल में दिया गया है, एक पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट में कुछ लिखा गया है। सवाल में कहा है एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए खर्च के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है वो देखिए, हमसे पूछा जा रहा है यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है, यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख रुपया है, तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ हो सके। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे प्रत्यक्ष श्रम कहने का मतलब होता है मजदूरी, यानी कि किसी काम को करने में कितना मजदूरी है। अब जैसे यहाँ पे 500 कैलकुलेटर को निर्माण किया गया है तो इसका जो मजदूरी होगा वह 1 लाख रुपया होगा, यानी कि 500 कैलकुलेटर बनाने में 1 लाख रुपया मजदूरी है। लेकिन सवाल में दे रखा है कि प्रत्यक्ष श्रम की लागत जो है वह 24% है। कहने का मतलब उस प्रतिशत वैल्यू जो है 24% की जो वैल्यू है वह रुपया में 1 लाख के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, यानी इस 24% की जो वैल्यू होगा वह रुपया में 1 लाख के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर 24% की वैल्यू 1 लाख के बराबर है तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को, यानी जो जिसने कैलकुलेटर को बनाया है उसे 44% का लाभ हो सके। एक चीज़ बताइए, अगर 24% की वैल्यू इतनी है तो मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ क्या 100% तक कॉस्ट प्राइस होगा, और उससे जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे 101%, 2%, 3%, इस तरह से तो हम प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर 24% की वैल्यू इतनी है तो 144% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि विक्रेता को 44% का लाभ हो सके। ये सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर 24% की वैल्यू इतनी है, 24% की वैल्यू अगर इतनी है तो 144% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 में कितना से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये 144 बन जाए, तो आप कहोगे 6 से। अगर 24 में 6 से गुना करोगे तो 144 बन जाएगा। तो इधर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 6 × 1 लाख, ऐसा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 लाख, ऐसा हो जाएगा। तो 144% की वैल्यू जो होगा वह 6 लाख के बराबर हो जाएगा। बट ध्यान रहे कि ये जो 144% आया है वो कुल कितने कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य है, तो 500 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य है। यहाँ पर जो आपको 1 लाख रुपया दिया गया है, ये 1 लाख रुपया जो है वह 500 कैलकुलेटर बनाने की कीमत है कि नहीं है। तो यहाँ से 144% की वैल्यू जो होगा वह 6 लाख के बराबर होगा। तो ये 144% की जो वैल्यू है 6 लाख, ये 500 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य है। अपने को चाहिए एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य, तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य जो होगा एसपी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसको आप 500 से डिवाइड कर दीजिए, 6 गुना इतना हो जाएगा, 1 पर 5 जीरो आप लगा दीजिए और इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए 500 से, तो आप पाओगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितने बार में, 200 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 6 दूना 1200, यानी एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य जो होगा वह कितना रखना चाहिए, 1200 रखना चाहिए, तभी उससे एक कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य पर 44% का प्रॉफिट हो पाएगा, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बहुत ही छोटा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि निम्नांकित चार्ट वर्ष 2012 से
16 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया गया है और इस चार्ट में प्रत्येक वर्ष उत्पादन जो है वह टन में किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखा है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहा है 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2000, आप इंटीजर वैल्यू को लेकर चलिए, डेसिमल को छोड़ दीजिए। आप देखिए 2015 में कितना टन का उत्पादन हो रहा है, तो आप देखोगे 12 दशमलव कुछ हो रहा है, 12.6 हो रहा है, लेकिन आपको इंटीजर वैल्यू लेना है। 2015 में कुल कितना टन का उत्पादन हो रहा है, 12 टन का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। वर्ष 2016 में कितना टन उत्पादन हो रहा है, 18 टन उत्पादन हो रहा है, लगभग 19 है, बट 18 ही लेना है क्योंकि इधर भी डेसिमल हमने छोड़ दिया है। तो वर्ष 2015 में 12 टन उत्पादन हो रहा है और 2016 में 18 टन उत्पादन हो रहा है। तो यही हमसे पूछा है कि 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2015 में क्वेश्चन नंबर क्या था, 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 2015 में कितना टन उत्पादन हो रहा है, 12 टन उत्पादन हो रहा है, इतना टन उत्पादन हो रहा है, ठीक। और 2016 में कितना टन उत्पादन हो रहा है, 2016 में 18 टन उत्पादन हो रहा है, 18 टन उत्पादन हो रहा है। तो यही बताइए कि 2015 से 2016 में कितना प्रतिशत टन अधिक उत्पादन हुआ है, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए पहले 12 हो रहा है, अब 18 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 6 की वृद्धि हो रही है, किस पे, 12 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो आपको सीधा दिख रहा होगा 6 दूना 12 यानी कि 50% हो जाएगा, यानी कि 50% अधिक उत्पादन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सवाल। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, कहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वह 430 है। दो संख्याओं का योगफल जो है वह 430 है, ये सवाल में आपको दे रखा है। यदि दोनों संख्याओं का HCF 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब बताइए, अगर दोनों संख्याओं का योगफल 430 है तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या अगर 43x होगी तो दूसरी संख्या जो होगी वह 43y हो जाएगी, है कि नहीं। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल अपने को सवाल में दे रखा है 430 है, तो यहाँ से 43 को आप बाहर कर लो तो आप पाओगे x + y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 443। तो यहाँ से x + y का मान आपको मिल जाएगा कितना, 10। अब ये जो x + y है, ऐसे दो संख्याओं का योगफल है जिनका HCF जो होगा वह 1 होगा, है कि नहीं है। तो आप यहाँ से सोचिए x y के वैसे दो वैल्यू आप सोचिए, जिन दोनों को जोड़ो ना तो आपको 10 मिले, तो आप कहोगे ऐसे x y के कितने पेयर हो सकते हैं जिसको जोड़े तो 10 हो जाए, लेकिन उनका HCF 1 होना चाहिए। तो आपके दिमाग में आएगा ऐसी दो वैल्यू हो सकता है, एक 9 हो सकता है, दूसरा हो सकता है क्या, 3 और 7 हो सकता है, यानी वैसा पेयर आपको लेना है जिन दोनों का HCF 1 हो। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो, एक और हो जाएगा, और क्या हो सकता है, 1 9 होगा, 3 7 हो सकता है, 5 5 तो नहीं हो सकता है। यही दो पेयर पॉसिबल है कि नहीं, कोई और पेयर हो सकता है क्या। तो यहीं पर इन्हीं दोनों पेयर से हम आंसर निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही होगा। तो अगर पहला युग्म अगर आप लेते हो, अगर x की वैल्यू आप लेते हो 1, यानी x की वैल्यू अगर आप ये लेते हो 43x, यानी अगर हम इस पेयर को लेते हैं तो ये हो जाएगा 43x और दूसरा हो जाएगा 43y। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हो तो पहली संख्या 43 और दूसरी संख्या जो होगा वह 43 गुने 9 हो जाएगा। लेकिन ये पेयर आपको सवाल में नहीं दिया गया है, 43 कहीं पे नहीं है, मतलब ये पेयर आपको नहीं लेना है। दूसरा पेयर अगर आप लेते हो तो अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 43 × 3, और x की वैल्यू आपने 3 लिया है तो y की वैल्यू आपको 7 लेना होगा, तो ये होगा 43 × 7। तो यहाँ पे देखिए 3 3 9, यूनिट डिजिट जो आ रहा है वह 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, और दूसरा क्या यूनिट डिजिट आ रहा है 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यही इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत ही छोट को देखिए, सवाल में कहा है कि 2000 रुपये की धनराशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चीज़ हमें बताइए कि 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक कुल कितने दिन हुए, ये आप हमें बताइए। तो 7 फरवरी, 7 मार्च, 7 अप्रैल, यानी कि 60 दिन, अब प्लस 12 दिन, लगभग 72 दिन, 73 दिन हो रहा है, मान के चलिए 12 दिन, यानी कि 72 दिन हो गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 72 दिन को हम कितना साल बोल सकते हैं, ये बताइए। 72 दिन को अगर मैं साल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसे हमें क्या करना होगा, 360 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक साल में
360 दिन होते हैं, है कि नहीं है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/5 साल, 1/5 साल यही बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 72 दिन को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 साल। यहाँ से हमें पता चल गया है, क्वेश्चन नंबर क्या था 26, टाइम आपको पता चल गया है 1/5 साल है। ये अपने को गिवन दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है, पी आपको दे रखा है 2000 रुपया है, ठीक है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना है, 8.25% दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है SI क्या होगा, तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100, ये होता है, हम सबको पता है। तो P फॉर प्रिंसिपल यानी कि 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8.25% इंटू टाइम आपको दे रखा है 1/5, और वट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, इसको आप डेसिमल्स हटाइएगा तो नीचे 2 जीरो और देना पड़ेगा, तो यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से हम इसको और काट सकते हैं 5 बार में, तो नीचे आपको मिल रहा होगा कितना 25 से 825 को काटोगे तो कितना आपको मिलेगा, कितना आपको मिलेगा ये आप हमें बता दीजिए। 8 चौका 32, 32 एक 33, 100 में कुल 4 25 होते हैं, तो 800 में 32 25 होंगे और एक 25 एक्स्ट्रा, तो कुल मिलाकर 33। यानी कि इसका इंटरेस्ट जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वह 33 रुपया होगा, और यही सवाल का उत्तर होगा। यानी कि अगर 2000 रुपया मूलधन है जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना % है, तो 1/5 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 33 रुपया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 महिलाएं एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकती है, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में निपटा सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहा है, बहुत सिंपल सवाल है, 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकती है। 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकती है, जबकि 16 पुरुष उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है, 15 दिन में ही समाप्त कर सकता है। तो दोनों ही एक ही काम को कर रहा है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। दोनों एक ही काम को समाप्त कर रहा है, तो ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। देखिए दिन से दिन खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 16m की वैल्यू 20f के बराबर है, तो यहाँ से m/f जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m के सामने 20 है तो m की इफिशियंसी 20, और f के सामने 16 है तो f की इफिशियंसी जो हो जाएगा वह 16 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, यानी एक आदमी की इफिशियंसी अगर 5 है तो एक औरत की इफिशियंसी जो होगा वह 4 होगा, यानी उत्तर होगा 5:4, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 28 को देखेगा, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेगा। सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए कितना आसान सा सवाल है। मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर मैं MP में से डिस्काउंट को माइनस कर दूं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। अगर आप अंकित मूल्य में से छूट को माइनस कर देते हो तो आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। अब यहीं पे आपको तो सवाल में दिया गया है कि यदि उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है, मतलब वो कितना पर खरीदता है, अगर अंकित मूल्य 100% है तो और डिस्काउंट 25% है तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 75% होगा, और इस 75% की वैल्यू आपको दे रखा है 28,473 रुपया। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, अगर आपने MP को 100% माना है और डिस्काउंट आपको दे रखा है, डिस्काउंट आपको सवाल में दे रखा है 25%, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वह 75% हो जाएगा, और इस 75% की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है कितना है 28,473 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, मार्क प्राइस यानी MP कितना होगा, 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान सा सवाल है। 75% कहने का मतलब होता है 3/4। अगर 3/4 की वैल्यू इतना है तो 100% की वैल्यू कितना होगा, 1 की वैल्यू कितना होगा। 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 9 27 होता है, रिमाइंडर 1 मिलेगा 4, 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 रिमाइंडर मिलेगा 7 है तो 3 9 27, 3 एकम 3। अब आप करो क्या, या तो 28,473 में 9491 जोड़ दो, या फिर 9491 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% की वैल्यू आपको मिल जाएगा, यानी 9491 गुने 4 कर लो। 9400
9491 गुने 4, ये हमारा होगा मार्क प्राइस, है कि नहीं। यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। रिजल्ट आपको मिलेगा 4, फिर 9 चौक 36 6, यानी लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह 64 बन रहा है। तो लास्ट 2 डिजिट 64 किसी का बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। सवाल में कहा है श्रीनिवास ने अभी हाल में ही शादी की है और अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो लड़की की वर्तमान उम्र कितनी होगी, ये आपको बताना है। लड़की की गर्ल्स की प्रेजेंट एज कितना होगा, ये आपको बताना है। 5 साल के बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष हो जाता है। 5 साल बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष हो जाता है, तो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, मैं मान लेता हूँ लड़का है और ये लड़की है। अगर मान लीजिए अगर दोनों का ही उम्र अगर 33 साल में लेता हूँ, लास्ट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या होगा। कहा कि 5 साल बाद उन दोनों का औसत आयु 33 साल होता है। तो 5 साल बाद अगर दोनों की औसत आयु इतनी है, तो 5 साल पहले उनकी उम्र कितनी होगी, तो दोनों में से 5 साल हमें माइनस करना होगा। इसमें से भी 5 साल, इसमें से भी 5 साल, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 साल पहले लड़का की उम्र 28 साल होगा, तो लड़की की उम्र जो होगा वह भी 28 साल होगा, है कि नहीं है। 5 साल पहले लड़का की उम्र जो होगा वह भी 28 साल और लड़की की उम्र जो होगा वह भी 28 साल होगा, है कि नहीं है। अब देखिए फर्स्ट लाइन में कहा है कि लड़का जो है ना वह लड़की से 4 साल बड़ा है, मतलब लड़की जो है वह लड़का से 4 साल छोटा है। इसका मतलब लड़का लड़की से 4 साल क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से आपने एवरेज को लेकर चला है, तो ये जो 4 साल यहाँ पर दे रखा है इसको भी आप एवरेज से काउंट कीजिए। तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2 साल। मतलब ये हुआ कि अगर, चूँकि यहाँ पर सवाल में दे रखा है कि सवाल में लड़की जो है वह लड़का से 4 साल बड़ा है, औसत में कितना साल बड़ा होगा, लड़का औसत में लड़की से कितना साल बड़ा होगा, 2 साल बड़ा होगा। लड़की औसत में लड़का से कितना छोटा होगा, 2 साल छोटा होगा। तो अगर हमसे पूछता कि बताइए लड़का का वर्तमान उम्र कितना होगा, तो 30 साल होता, लड़का का वर्तमान उम्र 30 साल। और अगर हमसे ये पूछता कि लड़की की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो लड़की की वर्तमान उम्र जो होगी वह 26 साल होगी, और यही सवाल का उत्तर भी होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा था, लड़की की प्रेजेंट एज कितना होगा, तो 26 ईयर होगा, और यही सवाल का उत्तर होगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोगों ने सेट 1 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेट 2 को भी सॉल्व करेंगे।